कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। क्या बात है, आप लोगों के कमेंट आने कम हो गए हैं और आप लोगों ने लाइक करने भी कम कर दिए हैं। और सच मानिए इस समय बहुत ज़्यादा व्यस्तता चल रही है, नहीं तो मैं बोनस पार्ट ज़रूर लाती। जैसे ही समय मिलता है मैं बोनस पार्ट लाने की कोशिश करती हूँ। तब तक आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली बार प्रांस ने उसे अपनी बीवी कहा और वो भी इस तरह से। मिस्टर ग्रोवर गुस्से से कांपने लगे, लेकिन मिसेस ग्रोवर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो बस यही चाहती थी कि पंखुड़ी प्रांस के साथ रहे, क्योंकि वो उन दोनों के रिश्ते को अब थोड़ा समझने लगी थी। जहाँ पंखुड़ी बेहद मासूम थी और मासूमियत में कुछ भी बोल जाती थी, वहीं प्रांस का नेचर ही खामोशी था। अगर वो बोलता भी तो गुस्से में, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो प्यार से कभी बोलता नहीं। बोलता है, बस बुलवाने वाला चाहिए और पंखुड़ी कभी ना कभी तो ऐसा कर ही लेगी। इस बात की उन्हें पूरी उम्मीद थी और पंखुड़ी जल्द ही ऐसा कर लेगी, इस बात की उन्हें उम्मीद थी। मिस्टर ग्रोवर के चेहरे पर बेहद गुस्सा झलक रहा था, लेकिन अब उन्होंने खुद को थोड़ा नॉर्मल किया और पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोले, हमारे साथ चलो पंखुड़ी, हम तुम्हें लेने आए हैं। पंखुड़ी ने उनके सवाल पर नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा। एक बार फिर से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। प्रांस ने उसका हाथ अब और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया। मिस्टर ग्रोवर एक बार फिर से बोले, तुम सुन रही हो ना मेरी बात पंखुड़ी, चलो मेरे साथ। ये बोलते हुए उन्होंने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। पंखुड़ी अब समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, लेकिन अभी भी वो अपने फैसले पर अड़िग थी कि वो प्रांस को छोड़कर नहीं जा सकती, उसके बिना नहीं रह सकती। इसलिए उसने अपने डैड के साथ अपना एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। अब मिस्टर ग्रोवर आगे बढ़े और उन्हें पंखुड़ी अपने साथ चलती हुई महसूस नहीं हुई, तो उन्होंने पलटकर पीछे की तरफ देखा। पंखुड़ी अपना चेहरा झुकाते हुए बोली, आई एम सो सॉरी डैड, शायद मैं आपको नाराज़ कर रही हूँ, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। जैसे आपने मुझे जन्म दिया है, आपका मुझ पर पूरा हक है, वैसे ही मैंने इनसे शादी की है और मेरे लिए शादी मेरा दूसरा जन्म है, जो मैं नहीं छोड़ सकती। मुझे माफ़ कर दीजिए डैड। मिस्टर ग्रोवर का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वहीं मिसेस ग्रोवर मुस्कुरा रही थी। वो मिस्टर ग्रोवर की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। मिस्टर ग्रोवर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, ऑफ कोर्स हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो पंखुड़ी, हम तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं तुम्हारे कहने पर, लेकिन अगर इसने तुम्हें दोबारा रुलाया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर बेशक से तुम हमारे साथ चलना चाहो या नहीं, हम ज़बरदस्ती तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। और तुम्हारे माँ बाप होने के नाते हम तुम पर इतना हक तो रखते हैं कि तुम्हारा बुरा भला सोच सके। सिर्फ कहने से हक नहीं जताया जा सकता, इंसान को अपना हक जताने के लिए अपनी हरकतें भी उसी हिसाब से करनी पड़ती है। ये बोलते हुए अब उन्होंने प्रांस की तरफ देखा और फिर कुछ पल वहाँ पर खड़े रहने के बाद तुरंत वहाँ से चले गए। पंखुड़ी की आंखों में नमी तैर गई। आज शायद पहली बार था जब उसने अपने डैड का कोई फैसला नहीं माना। प्रांस बस अपनी गहरी नज़रों से मिस्टर ग्रोवर को जाते हुए देखता रहा और फिर उसने एक नज़र पंखुड़ी की तरफ देखा। पंखुड़ी धीमे से बोली, सुनिए, अब तो बहुत वक्त हो गया ना, अब तो आप खाना खा लीजिए, अब तो आपको भूख लगी होगी ना। प्रांस ने कुछ नहीं कहा। पंखुड़ी ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, मैं खाना गर्म कर लूँ क्या? ये बोलते हुए अभी भी उसका हाथ प्रांस के हाथ में था और अब जब प्रांस ने उसका सवाल सुनकर उसका हाथ छोड़ दिया तो पंखुड़ी तुरंत खाने की ट्रे उठाकर बाहर की तरफ चली गई। प्रांस ने एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा पीछे बिस्तर पर टिका दिया। उसे मिस्टर ग्रोवर की बातें अभी भी जला रही थी। वो ऐसा इंसान ही नहीं था जो किसी की बातें इतनी जल्दी भूल जाए, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं था कि उसे मिस्टर ग्रोवर की बातें गुस्सा दिला रही थी, बल्कि पंखुड़ी की बातें उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी ला रही थी। वहीं पंखुड़ी खाना लेकर बाहर आ गई थी और कैंटीन में गर्म करवा रही थी, लेकिन उसके कानों में भी बस प्रांस की बातें गूंज रही थी। आज पहली बार उसने उस पर इस तरह से अपना हक जताया था और साथ ही साथ इस तरह से उसका हाथ थामा था। वो बार बार अपने हाथ की तरफ देखकर ही मुस्कुराए जा रही थी, लेकिन फिर अपने डैड के बारे में सोचते हुए वो उदास होकर बोली,
मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊँगी डैड। आई नो मैंने आपको नाराज़ किया है, लेकिन मैं आपको मना लूँगी। और आप तो मेरे अच्छे वाले डैड हैं ना, तो आप ज़्यादा देर मुझसे नाराज़ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से आपको जानती हूँ। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और वापस खाना लेकर प्रांस के पास आई। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंसन सृष्टि बेड पर बैठी थी और उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। रूम का दरवाज़ा खुला और प्रलय अंदर आ रहा। प्रलय के साथ साथ एक सर्वेंट भी थी जिसके हाथों में खाने की ट्रॉली थी, और अब प्रलय के इशारे पर उस सर्वेंट ने खाना सामने टेबल पर लगाया। वो खाना लगाता उससे पहले ही सृष्टि गुस्से से बोली, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना, तो क्या मतलब बनता है इन सब चीज़ों का। प्रलय ने उस सर्वेंट की तरफ देखा जिसके हाथ रुक गए थे, पर अब प्रलय ने दोबारा इशारा किया तो उस सर्वेंट ने दोबारा खाना लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो खाना लगाकर वहाँ से चली गई। प्रलय जाकर सृष्टि के सामने बैठा और बोला, ऐसे गुस्सा होने से क्या हो जाएगा यूनिवर्स, क्या तुम नहीं जानती अपने बेटे को। सृष्टि गुस्से से बोली, जानती हूँ मैं अपने बेटे को, लेकिन अपने पति को भी जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि ये जो मेरे बेटे के दिमाग में ऊट पटांग आइडिया आते रहते हैं ना, ये सिर्फ उसकी बाप की वजह से आते हैं। आप भी ऐसे ही हरकतें करते थे। उसकी बात पर अब प्रलय हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। यहाँ मैटर प्रांस का था, लेकिन मुद्दा उसका बन रहा था। उसकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो यूं ही बीच में लपेटा जा रहा था और साथ ही साथ अच्छे से तड़काया भी जा रहा था। वो सृष्टि के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, तो मैं प्यार करता था तुमसे यूनिवर्स, तुम्हें पाने के लिए मुझे जो सही लगा मैंने किया। सृष्टि गुस्से से बोली, अपने आप को गोली मारना सही होता है क्या? अगर ऐसा है तो बताइए मुझे, मैं भी ज़रा मार कर देखूं कैसा फील होता है। उसकी बात पर अब प्रलय का मुंह बिल्कुल बंद हो चुका था। वो जानता था कि सृष्टि का गुस्सा बेवजह नहीं है। अगर कोई भी बच्चा ऐसी हरकत करेगा तो माँ के दिल पर क्या बीतेगी, ये सिर्फ वही जानती थी। क्या कुछ नहीं सहा था सृष्टि ने प्रांस को जन्म देते वक्त, और आज उसकी एक छोटी सी गलती उसे हमेशा के लिए सृष्टि से दूर कर सकती थी। उसकी आंखों में अब आंसू आ गए और वो रोते हुए बोली, प्रांस ने आज जो हरकत की है ना डिस्ट्रॉयर, उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। उसकी ज़िंदगी सिर्फ उसकी नहीं है, उसे जन्म दिया है मैंने, तो उसकी ज़िंदगी पर हक मेरा भी है। वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। अगर वो प्यार करता है पंखुड़ी को तो सामने से कहे ना। ये क्या मतलब हुआ कि जाकर एक्सीडेंट करवा लिया ताकि पंखुड़ी वापस घर आ जाए। क्या वो खुद से लेने नहीं जा सकता था? इतना भी क्या एटीट्यूड हुआ कि अपनी जान की परवाह नहीं। उसे यूं रोते हुए देखकर प्रलय को बहुत बुरा लग रहा था। अब उसने सृष्टि का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। सृष्टि रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता डिस्ट्रॉयर आप प्राण से कितना प्यार करते हैं या कितना नहीं, लेकिन वो मेरी जान है। मैं इतना प्यार आश्रय और परीक्षा से नहीं करती जितना मैं प्राण से करती हूँ। एक माँ होने के नाते मुझे अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ मैं फ़र्क करती हूँ, और वो फ़र्क मैं चाह कर भी दूर नहीं कर सकती। प्रांस में मेरी सांस बसती है। ऐसा नहीं है कि उसे ज़्यादा प्यार करती हूँ तो बाकी दोनों से मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। उन दोनों को तकलीफ़ में देख कर भी मेरी जान निकल जाए, लेकिन प्रांस, उस पर तो एक हल्की सी खरोच भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उसने जानबूझकर अपना इतना बड़ा एक्सीडेंट। ये बोलते हुए वो रुक गई थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। प्रलय ने उसके आंसुओं को साफ किया और बोला, मैं जानता हूँ यूनिवर्स तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन प्लीज़ ये भी समझने की कोशिश करो कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। तुम जानती हो उसे, तुम नहीं जानोगी तो और कौन जानेगा। तुम ये सोचो कितना प्यार करता है वो पंखुड़ी से, कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। जैसे मैं तुमसे करता था, करता हूँ, और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वैसे ही वो भी पंखुड़ी से बहुत प्यार करता है। माना उसने गलत किया, लेकिन उसके इरादे तो गलत नहीं थे ना। प्लीज़ अब अपना गुस्सा छोड़ दो। सृष्टि गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं, मेरा गुस्सा यूं ही रहेगा, और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता डिस्ट्रॉयर, ये गुस्सा ऐसे ही रहेगा। बेशक से फिर आपको बुरा लगता है तो लगता रहे। पंखुड़ी से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, वो बेचारी तो कुछ जानती भी नहीं है, और जब उसे पता चलेगा तो उसे भी कितनी तकलीफ होगी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ प्रांस पंखुड़ी से प्यार करता है? पंखुड़ी प्रांस से प्यार नहीं करती। अरे पागल है वो उस गधे के लिए।
ये बोलते हुए उसने मुंह बनाया और उसकी बात सुनकर प्रलय हल्का सा मुस्कुराने लगा। कभी सृष्टि अपने प्रांशु की तारीफ करते नहीं थकती, तो अब उसे गधा बोल रही थी। प्रलय तुरंत बोला, हाँ है तो वो गधा ही। सृष्टि उसे घूरते हुए बोली, खबरदार, अगर मेरे गधे को आपने भी गधा कहा तो वो सिर्फ मेरा गधा है, बाकी आपके लिए तो वो आपसे भी ज़्यादा चालाक है, जो अपना एक्सीडेंट भी प्रिकॉशन लेके करवाता है। एक्सीडेंट भी करवाना है और प्रिकॉशन भी लेने हैं। उसकी बात सुनकर प्रलय हंसने लगा। प्रांस ने अपना एक्सीडेंट तो करवाया था, लेकिन काफ़ी प्रिकॉशन भी लिए थे, जैसे कि उसके सिर पर कोई गहरी चोट ना लगे। पंखुड़ी को घर लाने के चक्कर में वो पंखुड़ी से इतना भी दूर नहीं होना चाहता था कि कभी पंखुड़ी के पास ही ना जा पाए। उसका तो रोमांस अभी शुरू ही नहीं हुआ था और वो नहीं चाहता था कि वो बाद में भूत प्रेत बनकर रोमांस करता फिरे। सृष्टि अब प्रलय के सीने से लगी हुई थी और प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे गुस्से से वैसे उसे पता चल गया होगा कि तुम्हें उसके कांड के बारे में पता है। सृष्टि मुंह बनाते हुए बोली, लगता है, पता तो लगता रहे, डरती नहीं हूँ मैं उससे। प्रलय ने उसकी बात सुनकर उसे अपने आप से अलग किया और उसे घूर कर देखने लगा। इस बात में कितनी सच्चाई थी वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। सृष्टि प्राण से कितना डरती है, इस बात का किसी को प्रूफ चाहिए ही नहीं था। सृष्टि अब मुस्कुराने लगी। वो कुछ सोचते हुए बोली, वैसे पंखुड़ी का खट्टा नींबू बेशक से खट्टा है, लेकिन सॉफ्ट बहुत है। कितनी जल्दी वो पंखुड़ी के लिए बदल गया ना, कितनी जल्दी उसे पंखुड़ी से प्यार हो गया। प्रलय उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगा। उसे चुप देखकर सृष्टि बोली, क्या हुआ डिस्ट्रॉयर, अब क्या सोच रहे हैं? प्रलय गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा हूँ कि जितना शांत प्रांस है, जितना सॉफ्ट उसका दिल है, तुम भी जानती हो उसके दिल के अंदर क्या है। अभी तो नज़दीकी है, लेकिन अगर प्रांस का अतीत सामने आता या फिर उसके अतीत ने उसके आने वाले फ्यूचर पर कब्जा जमा लिया, तो कहीं ये नज़दीकियाँ दूरियों में ना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि बोली, खबरदार, अगर आपने ऐसा वैसा कुछ कहा तो कुछ नहीं होगा मेरे प्रांशु को। उसकी लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो कुछ कहता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे समझती नहीं। देखना, पंखुड़ी ने जैसे उसे इतना बदल दिया, वो बाकी सब भी ठीक कर देगी अपने प्यार से। ये बोलकर वो एक बार फिर से उसके सीने से लग गई और प्रलय अब रोमांस के मूड में आ गया। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में पंखुड़ी प्रांस को खाना खिला रही थी और वो भी अपने हाथों से। प्रांस भी उसकी तरफ देख रहा था और गौर दे रहा था कि वो कितना खा रही है और कितना नहीं। दोनों ने अब अपना खाना फिनिश किया तो पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं ये बर्तन बाहर रख कर आती हूँ, उसके बाद आपका चेहरा साफ कर देती हूँ और साथ ही आपके हाथ भी। प्रांस ने कुछ नहीं कहा। नैपकिन उसके पास ही पड़े थे। अगर वो चाहता तो अपने हाथ और मुंह खुद साफ कर सकता था, लेकिन वो क्यों करे, ये तो जैसे उसके चेहरे पर लिखा हुआ था। पंखुड़ी अपने वार्ड के बाहर ही बर्तन टेबल पर रख कर आई और फिर प्रांस के पास आकर उसे हैरानी से देखने लगी। हालांकि उसने कहा था कि वो उसके हाथ में आकर साफ करेगी, लेकिन सच में प्रांस अपने हाथ नहीं साफ करेगा, ये उसने उम्मीद नहीं की थी। उसने आकर अब वेट नैपकिन लिया और प्रांस के होठों पर वो नैपकिन रखते हुए उसे क्लीन करने लगी। प्रांस की गहरी नज़रें उस पर थी। उसका मुंह अच्छे से साफ करने के बाद अब पंखुड़ी ने उसके हाथों को भी बहुत अच्छी तरह से साफ किया और उसके सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों को अपने हाथों में महसूस करते हुए प्रांस का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। हालांकि उसने पंखुड़ी को छुआ तो बहुत बार था, लेकिन ज़्यादातर नशे में और गुस्से में। लेकिन आज वो उसके हाथ के टच को महसूस कर रहा था और सच में पंखुड़ी का हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। ऐसा लगता था जैसे कोई गुलाब का फूल ही हो। कुछ देर बाद पंखुड़ी पीछे की तरफ हटी और बोली, अब आप रेस्ट कर लीजिए, वैसे भी बहुत रात हो गई है। प्रांस ने कुछ नहीं कहा। पंखुड़ी सोफे की तरफ बढ़ने लगी तो प्रांस तुरंत बोला, तुमने सोफे पर सोया नहीं जाएगा, तुम एक काम करो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी बोली, प्लीज़ आप मुझे रेस्ट रूम में जाने के लिए मत कहिएगा। मैं जानती हूँ आप शायद अकेले सोना चाहते हैं, लेकिन मुझे रेस्ट रूम में अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ पर और भी लोग। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस अपने बेड पर हल्का सा सरक गया। वो एक किनारे पर हो गया था और पंखुड़ी उसकी तरफ देखती रह गई। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। क्या वो सच में वही समझ रही है जो प्रांस कहना चाहता है? लेकिन अगर वो ये कहना चाहता है तो बोलकर क्यों नहीं?
पंखुड़ी उसके पास आई तो प्रांस अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमाकर बोला, हाँ मैं जानता हूँ, रेस्ट रूम में और भी बहुत से लोग होते हैं और सोफे पर तुमसे नहीं सोया जाएगा। तुम एक काम करो, यहीं मेरी बगल में सो जाओ, लेकिन प्लीज़ हाथ पैर मत चलाना, पहले ही बहुत दर्द हो रहा है मुझे। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बिस्तर पर ऊपर की तरफ आ गई। प्रांस का दिल एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगा था। पंखुड़ी उसके बगल में लेटी तो प्रांस की हल्की सी आह निकल गई, क्योंकि पंखुड़ी ने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। पंखुड़ी उसकी आह सुनकर झट से बोली, सॉरी प्लीज़ सॉरी, वो मुझे पता नहीं था। प्रांस उसे घूरते हुए बोला, कहीं जानबूझकर तो नहीं किया? मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करता हूँ, परेशान करता हूँ, कहीं तुम उसका बदला तो नहीं ले रही? पंखुड़ी की आंखों में नमी तैर गई। प्रांस उसके बारे में ऐसा सोचता है, इस चीज़ की उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी और अब उसे तकलीफ भी हो रही थी। उसकी आंखों में नमी देखकर प्रांस हैरानी से बोला, क्या हुआ? पंखुड़ी रोते हुए बोली, सुनिए, अगर आप मेरी जान भी ले लेंगे ना तो भी मैं आपसे खफा नहीं होंगी और ना ही आपसे कोई शिकायत करूंगी। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहती, मैं सच में आपसे प्यार। उसकी बातें सुनते हुए ही प्रांस को कुछ कुछ होने लगा था। पंखुड़ी इसके आगे कुछ बोलती उससे पहले ही प्रांस ने दूसरी तरफ हल्की सी करवट ली और बोला, गुड नाइट। ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पंखुड़ी उसकी तरफ देखती रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे प्रांस सच में उससे नाराज हो गया। शादी से पहले उसने सोचा था कि शायद उसे सास ऐसी मिलेगी जो बात बात पर उससे नाराज हो जाएगी, लेकिन सास तो उसे बहुत अच्छी मिली थी, बस पति ही थोड़ा निकम्मा मिल गया था। अब दिल में बेचैनियाँ लिए वो बस बार बार प्रांस की तरफ देखे जा रही थी कि प्रांस अगर उसकी तरफ करवट ले तो वो अपनी बात पूरी करे, लेकिन प्रांस ने काफ़ी देर तक करवट ली ही नहीं और जब ली तो पंखुड़ी गहरी नींद में जा चुकी थी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। उसके कानों में पंखुड़ी की वो अधूरी सी बात गूंज रही थी और वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। वो यूं ही पंखुड़ी को देखता रहा और कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह का वक्त पंखुड़ी की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसने अपना सर प्रांस के कंधे पर रखा हुआ है। वो जल्दी से बोली, ये क्या गलती कर दी मैंने? अगर इन्हें पता चल जाता तो? अगर मेरे सिर रखने से उनके कंधे में दर्द होने लगा तो? अगर इन्हें पता लग गया तो ये तो मुझे बहुत सुनाएंगे और कहेंगे कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। अगर इनका कंधा दर्द हुआ तो मैं क्या बहाना लगाऊंगी? क्या कहूँगी कि शायद कोई चूहिया होगी जो इनके कंधे पर फुदक कर गई होगी और इन्हें दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए वह चुप हुई और खुद से बोली, क्या बोले जा रही हूँ मैं? कोई चुहिया भला यहाँ क्यों आएगी? पर अगर चुहिया नहीं आ सकती तो और कौन आ सकता है? कोई चुड़ैल? नहीं प्लीज़, चुड़ैल और चुड़ैलों की देवी, प्लीज़ मेरे पति से दूर रहना। मेरे पति सिर्फ मेरे हैं, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, तो आप प्लीज़ उनके आसपास मत भटकना। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ जोड़ लिए। वो इस वक्त हद से ज़्यादा मासूम लग रही थी। वो अब बिस्तर से उठी और खुद से बोली, अगर इन्हें पता चल गया तो मैं कह दूंगी कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो इनके सोने से पहले ही सो गई थी और जब उठी तो मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे सो रही थी। हाँ, ये बोल दूंगी, बेशक से झूठ बोलना पाप होता है, लेकिन अगर पाप नहीं किया तो पापड़ बना दी जाऊंगी। वैसे भी ये तो बहुत खड़ूस है, बात बात पर डांटते हैं और पता नहीं इस बात पर वो मुझे कितना सुनाएंगे। एकदम टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू हो जाते हैं और फिर चुप ही नहीं होते। ये बोलकर उसने नाक सिकोड़ा और फिर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद अब प्रांस ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, क्योंकि जब से पंखुड़ी उठी थी तब से वो उसकी बकवास सुन रहा था। उसे उठे कोई आधा घंटा हो गया था, लेकिन उसने कोई हलचल नहीं की। वो बस अपनी आंखें खोलकर पंखुड़ी को देखे जा रहा था। वहीं पंखुड़ी अब वॉशरूम में थी और तकरीबन 10 मिनट बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई। उसकी आंखें प्रांस पर गई, जो अपनी जगह पर उठकर बैठ चुका था और उठने की कोशिश कर रहा था। वो उसके पास आई और बोली, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ये बोलकर उसने अपना कंधा हल्का सा झुकाया ताकि प्रांस को उठने में मदद कर पाए, लेकिन प्रांस ने उसकी मदद नहीं ली। पंखुड़ी उसकी तरफ देखती रह गई। वो एक बार फिर से बोली, सुनिए, आपके पैरों में दर्द होगा, अभी आप अच्छे से चलने फिरने की हालत में नहीं हैं, मैं आपकी मदद। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रांस ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और खुद से आगे बढ़ गया। वहीं प्रांस मुंह बनाते हुए मन में बोला,
इससे मैं खड़ूस लगता हूँ और खुद क्या है, एक नंबर की बेवकूफ़। कहीं मेरे कंधे पर चूहिया भगा रही है तो कभी भूत चुड़ैल। शुक्र है पागल कहीं कि बस जुबान चलती है, दिमाग नहीं। ये बोलते हुए वो वॉशरूम की तरफ जा रहा था। अचानक ही उसका पैर जोर से लड़खड़ाया और वो नीचे गिरने को हुआ, लेकिन तभी किसी ने अपने कंधे का सहारा देकर उसे संभाल लिया। प्रांस को बहुत अजीब सा फील हुआ। ये पंखुड़ी नहीं थी। उसने चेहरा घुमाकर देखा तो उसे रीवा का चेहरा नजर आया और गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई। वहीं रीवा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, क्या कर रहे हो तुम प्रांस? अगर तुम्हारे पैर में ज़्यादा दर्द है, तुम चल नहीं सकते, तो किसी की हेल्प ले लो ना। ऐसे में अगर तुम्हें चोट लग गई तो तुम्हारी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बोलते हुए उसने प्रांस के हाथ को अपने कंधे पर अच्छी तरह से रख लिया था। पंखुड़ी उन दोनों की तरफ देख रही थी। रीवा के कंधे पर प्रांस का हाथ देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और रीवा को देखते ही उसे वो सारी बातें याद आ गई थी जो रीवा ने उससे दिवाली पार्टी वाले दिन कही थी। उसकी आंखों में नमी तैर गई। वहीं प्रांस ने तुरंत अपना हाथ उसके कंधे से हटाया और बोला, अगर मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा। बिना कहे जो लोग मेरी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। ये बोलकर उसने पीछे पलटकर पंखुड़ी की तरफ देखा, लेकिन अब उसे पंखुड़ी कहीं नज़र नहीं आई तो वो एकदम हैरान हो गया। वहीं रीवा ने एक बार फिर से प्रांस के कंधे पर अपना हाथ रखा और बड़े ही प्यार से बोली, मैं जानती हूँ कि प्रांस राणा का एटीट्यूड बहुत बड़ा है। प्रांस राणा यूं ही किसी से मदद नहीं लेता, लेकिन फ़िलहाल मुझे अपनी बिजनेस पार्टनर ना समझकर एक दोस्त समझ लो, जो सच्चे दिल से अपने दोस्त की मदद करना चाहती है। फिर तो तुम मेरी हेल्प ले सकते हो ना। और वैसे भी ये कोई हेल्प नहीं है। तुम्हारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और मैं चाहती हूँ कि तुम बस जल्दी से रिकवर हो जाओ, जिसके लिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, और मैं उसी में तुम्हारा साथ दे रही हूँ। ये बोलते हुए उसने अब प्रांस की कमर पर भी अपना हाथ रख दिया। प्रांस ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो पंखुड़ी की वजह से पहले ही बहुत परेशान था। पंखुड़ी का वहाँ से जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और ऊपर से रीवा की बातों ने उसका दिमाग और भी ज़्यादा घुमा दिया। एक झटके में उसने रीवा को धक्का दिया तो रीवा खुद लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिर गई। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला, वरना अगर वो सीधा ज़मीन पर गिरती तो 2-4 हड्डियां तो उसकी ज़रूर टूट जाती। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहले खुद को संभालना सीखो। मुझे संभालने की बड़ी बड़ी बातें बाद में करना। प्रांस राणा की बेशक से तबीयत खराब हो या वो मर रहा हो, तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत उसे ना आज है ना कल होगी। ये बात हमेशा याद रखना। और हाँ, मुझे छुआ मत करो। मुझे किसी अरे गरे का टच खुद पर बिल्कुल नहीं पसंद। ये बोलकर प्रांस किसी तरह सामने वॉशरूम की तरफ चला गया और उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि रीवा अभी भी हैरानी से बस उसकी तरफ देखे जा रही थी। उसने गुस्से से अपने जबड़े कस लिए और बोली, हिम्मत कैसे हुई इसकी मुझे धक्का देने की? समझता क्या है खुद को? प्रांस राणा है तो कुछ भी करेगा। जब देखो मुझे इंसल्ट करता रहता है। पर कोई बात नहीं, रीवा जिंदल को भी वो चीज़ हासिल करने में बहुत मज़ा आता है जो सामने से नखरे दिखाए। उनका गुरूर तो मैं तोड़ कर रहती हूँ और अब मैं तुम्हारा गुरूर तोड़ूंगी प्रांस राणा। ये बोलते हुए वो अभी भी गुस्से से वॉशरूम की तरफ देख रही है। तभी उसने ध्यान दिया कि पंखुड़ी रूम में नहीं है। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो खुद से बोली, मतलब मेरे और प्रांस के बीच अभी जो कुछ भी हुआ वो पंखुड़ी ने नहीं देखा। अब इस बात का तो फ़ायदा उठाना बनता है। बहुत पसंद है ना तुम्हें मुझसे दूर रहना प्रांस राणा। सबसे पहले तो मुझे बस पंखुड़ी को तुमसे दूर करना है, तभी तो मैं तुम्हारे करीब आ पाऊंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अब तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पंखुड़ी रोए जा रही थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, मैंने इन्हें हाथ लगाया तो इन्हें प्रॉब्लम हो गई। मुझे तो खुद के करीब भी नहीं आने देते। अगर मन करेगा तो कहेंगे कि साथ सो जाऊं, और अगर नहीं मन करेगा तो खुद के आसपास भटकने भी नहीं देते। भला ऐसा कोई करता है क्या? मैं तो बस उनकी ही मदद कर रही थी ना। उन्हें दर्द होगा तो सिर्फ उन्हें ही थोड़े दर्द होगा, मुझे भी तो होगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर तकलीफ साफ नज़र आ रही थी। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, डैड के सामने तो मुझे अपनी बीवी बोल दिया, लेकिन ऐसा कौन सा पति होगा जो अपनी बीवी को अपने करीब आने ही ना दे।
और वो भी इस वक्त पर। और वो चुड़ैल, वो उन्हें जैसे मर्जी हाथ लगाए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे तो बड़ी जल्दी अपने कंधे पर अपना हाथ रखने दे दिया। और वो चुड़ैल भी एक मौका नहीं छोड़ती उनके करीब आने का। हाँ, आपको तो वही पसंद होगी ना, क्योंकि वो आपके स्टैंडर्ड से मैच करती है। और मैं यूं ही पागल बेवकूफ़ सी। ये बोलते हुए उसका रोना और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तभी वहाँ पर एक आवाज़ गूंजी, तुम रो क्यों रही हो? वो आवाज़ सुनकर पंखुड़ी ने नज़र घुमाकर सामने देखा जहाँ रीवा खड़ी थी। वो बड़ी अदा से चलते हुए पंखुड़ी के पास आई और बोली, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? लगता है तुम्हारी प्रांस के साथ लड़ाई हो गई, पर लड़ाई भी तो होगी ना। अब ये तो तुम खुद सोचो, कहाँ प्रांस और कहाँ तुम जैसी वाइफ होगी तो बंदा फ्रस्ट्रेट तो होगा ही। पंखुड़ी गुस्से से बोली, अच्छा आपको बड़ा पता है कि मेरी और उनकी लड़ाई हुई है? आपको बताया है क्या उन्होंने? पंखुड़ी की बात पर रीवा मुस्कुराई और बोली, ऐसा हो सकता है क्या कि प्रांस मुझे कोई बात ना बताए? उसकी हर एक बात पता होती है मुझे, तुम्हारे और उसके जो भी चल रहा है वो सब भी बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे। पर एक बात बताऊं तुम्हें, तुम बेशक से जितना मर्जी कोशिश कर लो, तुम्हारे और प्रांस के बीच चीज़ें कभी भी ठीक नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी के चेहरे का रंग उतर गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी रुकती हुई धड़कनों के साथ पूछा, क्यों? रीवा तुरंत बोली, क्या अभी भी तुम्हें रीज़न चाहिए? जाकर पहले प्रांस की पसंद देखो, उसका स्टाइल देखो, उसके रहने सहने का अंदाज देखो। अगर कोई मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी से करवाएगा तो क्या मैं खुश रहूँगी? अगर तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती किसी से करवा दी जाती तो क्या तुम खुश रहती? प्रांस के साथ भी तो वही हुआ है ना। वो ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती उसे इस शादी के रिश्ते में बांध दिया गया। तो अब वो भला खुश कैसे रह सकता है? इसलिए बेटर यही होगा कि तुम उससे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। ये बोलकर वो कुछ पल यूं ही पंखुड़ी को देखती रही। पंखुड़ी का चेहरा ही बता रहा था कि वो रिया की बातें सुनकर कितनी ज़्यादा उदास है, कितनी ज़्यादा मायूस है। पंखुड़ी अचानक से बोली, लेकिन हो सकता है ना कि धीरे धीरे मैं भी उनके रंग में रंग जाऊं। मुझे अभी फ़िलहाल चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन मैं भी सब कुछ समझने लग जाऊं। माना वो बहुत अलग है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो दो लोग एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करते उनके बीच प्यार नहीं होता। शादी हुई है हमारी, और हो सकता है आगे चलकर हम दोनों के बीच प्यार। रीवा हंसी और उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, प्रांस को तुमसे प्यार कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार सिर्फ एक बार ही होता है, बार बार नहीं। और प्रांस को एक बार प्यार हो चुका है और वो तुम बिल्कुल नहीं हो, और ये तुम भी समझ सकती हो कि वो कौन है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट थी और अब वो तुरंत वहाँ से चली गई। वहीं पंखुड़ी उसकी बात सुनकर पूरी तरह से हिल गई थी। मतलब प्रांस उसे अपने करीब इसलिए नहीं आने देता क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है, उसकी ज़िंदगी में कोई और है। ये सोचते हुए अब उसकी आंखों से आंसू और भी ज़्यादा तेज़ी से बहने लगे थे। ना जाने कितनी देर वो यूं ही कॉरिडोर में खड़ी रोती रही और फिर अपनी आंखों को साफ कर वापस प्रांस के वार्ड की तरफ आ गई, जहाँ प्रांस पता नहीं टेबल पर कुछ चेक कर रहा था। पंखुड़ी जल्दी से उसके पास आई और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? प्रांस ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो पंखुड़ी से इस बात पर नाराज़ था कि पंखुड़ी उसे छोड़कर बाहर क्यों गई। अगर रीवा की वजह से ऐसा हुआ तो वो ऐसे कैसे उसे रीवा के साथ अकेले छोड़कर जा सकती है? अगर उसकी जगह प्रांस होता तो प्रांस खुद तो ऐसा कभी नहीं करता। उसे तो किसी और का पंखुड़ी के आसपास भी आना पसंद नहीं, और यहाँ पंखुड़ी उसे किसी के साथ अकेला छोड़कर चली गई थी। पंखुड़ी ने एक बार फिर से पूछा, आप मुझे बताइए ना, आपको क्या चाहिए? मैं आपको दे देती हूँ। प्रांस तुरंत बोला, मुझे घर जाना है, डॉक्टर आए थे अभी और मैंने उनसे बात कर ली है, वो मेरा डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा रहे हैं। कुछ ही देर में हम दोनों घर के लिए निकलने वाले हैं। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी को जैसे एक राहत सी मिली कि प्रांस उसे भी अपने साथ घर लेकर जाएगा। बेशक से कोई कुछ भी कहे, लेकिन उसकी उम्मीद अभी भी नहीं टूटी थी और ना ही शायद टूटने वाली थी। वो बेचारी क्या ही जाने कि उसका खट्टा नींबू आज अपना हाथ पैर उसे घर लाने की वजह से ही तुड़वा कर बैठा है। जैसे ही प्रांस अपनी बात कहकर पीछे की तरफ हटने लगा, अचानक से उसकी दर्द से आह निकली।
उसकी कमर में उसे दर्द महसूस हुआ और उसने तुरंत अपनी कमर पर अपना हाथ रखना चाहा, लेकिन उससे पहले ही पंखुड़ी ने उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया और बोली, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा दर्द है तो प्लीज़ आप बैठ जाइए ना, आपको जो भी चाहिए मैं आपको दे दूँगी, आप प्लीज़ ज़्यादा हिलिए, गुस्सा मत। प्रांस गुस्से से बोला, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, बार बार मुझे गुस्से में हूँ कहना बंद करो। पंखुड़ी तुरंत बोली, बेशक से आप मत मानिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप गुस्से में हैं। मैं आपका गुस्सा पहचान सकती हूँ, जब आप गुस्से में होते हैं तो हमेशा यूं ही मुंह बनाते हैं। ये बोलते हुए उसने मुंह बनाया तो प्रांस उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो थोड़ा लड़खड़ा कर बोला, कैसे कैसे मुंह बनाता हूँ मैं? पंखुड़ी ने उसके सवाल पर एक बार फिर से उसकी तरह मुंह बनाकर दिखाया तो इस बार प्रांस को हंसी आई, लेकिन वो हंसा नहीं, उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा सख्त कर लिए। उसका गुस्सा देखकर पंखुड़ी एकदम से सहम गई और उसने जल्दी से प्रांस के हाथों से वो सारी दवाइयाँ ले ली जो प्रांस एक बैग में डाल रहा था। वो तुरंत बोली, ये मैं कर लूँगी। प्रांस उसकी बात सुनकर पीछे की तरफ हट गया और जाकर बिस्तर पर बैठ गया। पंखुड़ी ने जल्दी से सारा सामान बैग में डाला और फिर प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, ये सब तो हो गया, क्या मैं डॉक्टर के पास जाकर आऊँ, उनसे पूछूं कि उन्होंने आपके डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा दिए या नहीं? प्रांस मुंह बनाते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है। पंखुड़ी उसके पास आई और धीमे से बोली, सॉरी। प्रांस ने गहरी नज़रों से उसे देखा। पंखुड़ी ने अपना चेहरा झुकाया और बोली, मुझे आपकी एक्टिंग नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था जो आपने समझा। आइंदा वैसी गलती नहीं करूँगी। प्रांस बस उसकी तरफ देख रहा था। उसके मुंह बनाने से वो इतना ज़्यादा नाराज़ नहीं था जितना नाराज़ इस बात पर था कि पंखुड़ी उसे रूम में अकेला छोड़कर गई, और बात बस इतनी सी थी कि उसे अपनी नाराज़गी जाहिर भी नहीं करने आती थी। वो खुद नहीं समझ पाता था कि वो नाराज़ है क्यों, किस बात पर वो गुस्सा हो रहा है। उसने कुछ नहीं कहा तो पंखुड़ी साइड हट गई। तभी प्रांस का आदमी दरवाजे पर आया। दरवाज़ा नॉक करते हुए वो अंदर आया तो प्रांस ने उससे डिस्चार्ज पेपर के बारे में पूछा। सब कुछ हो चुका था, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई थी, इसलिए अब बस प्रांस और पंखुड़ी को वहाँ से निकलना था। प्रांस अपनी जगह से उठा और पंखुड़ी उसके साथ साथ चल दी। प्रांस के आदमियों ने सारा सामान गाड़ी में डालना शुरू कर दिया था। प्रांस जब पंखुड़ी के साथ बाहर की तरफ आया तो पंखुड़ी ने उसके लिए दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन प्रांस तुरंत ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ने लगा। पंखुड़ी जल्दी से बोली, आप ड्राइविंग सीट। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रांस दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ बैठ भी गया। पंखुड़ी उसकी तरफ देखती रह गई। वो पहले ही नाराज़ था, इसलिए पंखुड़ी ने अब उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। तकरीबन 5 मिनट बाद जब गाड़ी में सारा सामान रखा गया तो प्रांस ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी राणा मेंशन की तरफ निकल गई। पंखुड़ी चोर नज़रों से बार बार उसे देख रही थी। वो उसके एक्सप्रेशन नोटिस करने की कोशिश कर रही थी कि कब प्रांस का चेहरा नॉर्मल हो और वो अपने दिल की कोई बात प्रांस से कहे। वो उससे रिवा के बारे में बात करना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि क्या रिवा ने जो उससे कहा वो सच है, क्योंकि रिवा की बातों से तो उसे यही समझ आया कि उसके और प्रांस के बीच कुछ है, लेकिन जब तक वो प्रांस से सुन ना ले तब तक वो इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी। कुछ देर तो पंखुड़ी इंतज़ार करती रही और फिर जब उसे इंतज़ार भी नहीं हुआ तो उसने प्रांस की तरफ देखा और धीरे से बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है। प्रांस एटीट्यूड में बोला, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना। इसका सीधा स्पष्ट जवाब सा सुनकर पंखुड़ी एकदम चुप हो गई। अब उसमें कुछ और कहने की हिम्मत भी नहीं थी, इसलिए वो बाहर की तरफ देखने लगी। वहीं प्रांस ने अब अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रहा था। उसे रियलाइज़ हो गया था कि वो पंखुड़ी पर उस बात का गुस्सा कर रहा था जिस बात पर उसे गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। पंखुड़ी उसे अकेले छोड़कर गई क्योंकि उसने उसे रोका ही नहीं। पंखुड़ी और उसके बीच वो चीज़ें सामने से है ही नहीं कि पंखुड़ी उस पर अपना हक जताए। वो जब पंखुड़ी को किसी और के साथ देखता है तो उसे गुस्सा आता है और वो कहीं ना कहीं अपना गुस्सा जाहिर भी कर देता है, लेकिन बहुत कम। पंखुड़ी को भी तो शायद बुरा लगा होगा और अब उसे कुछ क्लेरिफिकेशन देने की बजाय वो उस पर ही गुस्सा कर रहा है। इसलिए वो धीमे से बोला,
अच्छा पूछो, क्या पूछना है? ये बोलकर वो पंखुड़ी के सवाल का इंतज़ार करने लगा, लेकिन पूरे 2 मिनट बीत गए। ना पंखुड़ी ने कोई सवाल किया और ना ही उसकी तरफ पलट कर देखा। फ्रांस ने अब अपना चेहरा घुमाकर उसके चेहरे को देखा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि पंखुड़ी सो चुकी है। बाहर की तरफ देखते हुए पंखुड़ी कब सो गई उसे पता ही नहीं चला, और अब फ्रांस की नज़रें उसके चेहरे पर थी जो बार बार हिल रहा था और नीचे की तरफ गिर रहा था, लेकिन पंखुड़ी नींद में ही उसे ऊपर की तरफ किए जा रही थी। फ्रांस ने उसके चेहरे को अपने एक हाथ से थामा और फिर उसका सर अपने कंधे पर रख लिया। अगले ही पल उसे पंखुड़ी की सुबह की बातें याद आई। अगर इनका कंधा दर्द हुआ तो मैं क्या बहाना लगाऊंगी, क्या कहूँगी कि शायद कोई चूहिया होगी जो इनके कंधे पर फुदक कर गई होगी और इन्हें दर्द हो रहा होगा। क्या बोले जा रही हूँ मैं? कोई चूहिया भला यहाँ क्यों आएगी? पर अगर चूहिया नहीं आ सकती तो और कौन आ सकता है? कोई चुड़ैल? नहीं नहीं, प्लीज़ चुड़ैल और चुड़ैलों की देवी, प्लीज़ मेरे पति से दूर रहना। मेरे पति सिर्फ मेरे हैं, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, तो आप प्लीज़ उनके आसपास मत भटकना। उन बातों को याद करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ब खुद तैर गई। शाम का वक्त तकरीबन 6 बजे पंखुड़ी की आंखें खुली और वो हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठकर बैठी। अगले ही पल उसके होश उड़ गए। वो तो हॉस्पिटल से घर के लिए निकली थी, तो बेड पर कब आई? वो घर में अंदर कैसे आई? जहाँ तक उसे याद आ रहा था उसने आखिरी बार फ्रांस से बात करने की कोशिश की थी और फ्रांस ने सामने से उसे डांट दिया था। उसके बाद वो खिड़की की तरफ देखने लगी और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र बगल में लेटे हुए फ्रांस पर गई। उसे देखकर वो हैरान रह गई। वो और फ्रांस एक ही बेड पर, ये उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। वो हड़बड़ाकर बोली, आप यहाँ पर? फ्रांस ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वो इस वक्त अपनी गोद में लैपटॉप लेकर बैठा था और कोई काम कर रहा था। पंखुड़ी का सवाल सुनकर उसने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, और कहाँ? हरिद्वार चला जाऊँ संन्यास लेकर? पंखुड़ी ने बेचारगी से कहा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना, फ्रांस तुरंत बोला, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगा। पंखुड़ी मुंह बनाकर धीरे से बोली, पता नहीं आपको तो क्या क्या लगता है। ये बोलकर अब उसने वापस फ्रांस की तरफ देखा। उसे लगा शायद फ्रांस ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन वो दोबारा कुछ कहती उससे पहले ही फ्रांस बोला, अच्छा तुम्हें बहुत पता है कि मुझे क्या क्या लगता है और क्या नहीं। ज़रा बताना मुझे कब कब क्या क्या लगता है और क्या नहीं। हो सकता है मुझे ही कुछ अपने बारे में नहीं पता हो। पंखुड़ी ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया। फ्रांस अब उसकी तरफ देखने लगा। उसकी वो मासूमियत से भरी शक्ल देखकर ही फ्रांस का गुस्सा जैसे थोड़ा ठंडा हो गया। उसने वापस लैपटॉप पर अपनी नज़रें गड़ा ली। पंखुड़ी धीमे से बोली, वो मैं तो गाड़ी में थी ना, मेरा मतलब है मैं यहाँ पर कैसे आई नींद में? फ्रांस बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा कर लेकर आया हूँ। पंखुड़ी की आंखें बाहर आने को हो गई। फ्रांस और उसे अपनी गोद में उठाकर घर के लेकर अंदर आया। हाय, कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रही? अगले ही पल उसने जोर से अपनी कलाई पर चिकोटी काटी और दर्द से चिल्लाई। फ्रांस ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जब पंखुड़ी सो रही थी तो रूम में कितनी शांति थी और उसके उठते ही ऐसे हो हल्ला होने लगा। वो उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें दौरे तो नहीं पड़ते ना? पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, नहीं अभी तक तो नहीं। वो मैं बस अपने आप को चिकोटी काट कर देख रही थी कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। ऐसा कभी ख्वाब देखा था मैंने कि आप मुझे अपनी गोद में उठाएंगे और घर के हर एक कोने में घुमाएंगे? फ्रांस झट से बोला, क्यों? तुम कोई आरती की थाली हो जो मैं तुम्हें घर के कोने कोने में घुमाऊंगा? पंखुड़ी उसकी तरफ देखती रह गई। उसके रोमांटिक ख्वाब को फ्रांस ने काफ़ी सामाजिक और धार्मिक बना दिया था। अगले ही पल वो बिस्तर से उठते हुए वॉशरूम जाने लगी, लेकिन फिर अचानक ही रुकी। उसे याद आया कि फ्रांस की तो खुद की हालत ठीक नहीं, तो उसने उसे गोद में कैसे उठाया होगा। वो झट से उसकी तरफ पलटकर बोली, लेकिन आप तो खुद टूटी फूटी हालत में हैं, तो आपने मुझे अपनी गोद में कैसे उठाया? फ्रांस ने अब एक बार फिर से उसे गुस्से से घूर कर देखा और बोला, व्हाट डू यू मीन बाय टूटी फूटी हालत? पंखुड़ी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो जल्दी से अपनी बात संभालते हुए बोली, मेरा मतलब है कि आपकी तबीयत खराब है ना, तो फिर आपने मुझे अपनी गोद में कैसे उठाया? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? आप ठीक तो हैं ना? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई?
प्रांस ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पंखुड़ी कुछ पल उसे यूं ही देखती रही और उसके जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन जब उसने जवाब नहीं दिया तो वो हल्का सा मुंह बनाकर वापस वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। प्रांस ने अब नज़र उठाकर वॉशरूम की तरफ देखा और बोला, टूटी फूटी हालत में भी तुम जैसे 10 को एक साथ उठा सकता हूँ मैं। आई बड़ी मुझे टूटी फूटी हालत में बताने वाली। ये बोलकर अब उसने भी मुंह बनाया। अगले ही पल उसे रियलाइज़ हुआ कि वो बिल्कुल पंखुड़ी वाली हरकतें कर रहा है। ये मुंह बनाना उसकी आदत तो नहीं है। उसने खुद को नॉर्मल किया और वापस अपने काम पर ध्यान देने लगा। कुछ देर बाद पंखुड़ी वॉशरूम से बाहर आई और प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, मैं नीचे जा रही हूँ। प्रांस गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें रोका है क्या? पंखुड़ी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो बस उसे बता रही थी, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात थी, लेकिन वो कहाँ उससे कोई सवाल कर सकती थी। इसलिए बिना उसे कोई जवाब दिए नीचे चली गई और जैसे ही वो दरवाजे से निकली, प्रांस ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। उसने गुस्से से रिस्पॉन्स दिया, गुस्से से बात की, लेकिन फिर भी पंखुड़ी रुकी नहीं और नीचे चली गई। इस बात पर अब उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अब आना तुम रूम में, फिर करूँगा मैं तुमसे बात। ये बोलकर अब उसने अपना लैपटॉप पर काम नहीं किया, बल्कि लैपटॉप जोर से बंद किया और उसे साइड में बेड पर ही फेंक दिया और खुद सामने वेब सीरीज ऑन कर ली, जो कि उसका फेवरेट काम था। अब यहाँ प्रांस, जिसे अपने इमोशंस भी बताना नहीं आता, वो अपनी बेवकूफ़ बीवी से उम्मीद करता है कि वो बिना कहे ही उसके दिल की बात समझ ले और उसके पास रहे, और उसकी मासूम बीवी कहने के बाद भी बातों को नहीं समझती। वो बिना कहे बेचारी कहाँ से ही समझ पाएगी प्रांस की फीलिंग को। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।